हमने पढ़ा था कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और प्राइस घटने से सप्लाई क्या हो जाती है। ये कम कौन हो सा लॉ जाती है, है। कौन सा लॉ है। लॉ ऑफ सप्लाई। रिवाइज करता रहूंगा ताकि कुछ कम से कम याद करना पड़े, बार बार रिपीट करके याद हो जाए। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। इसकी वजह से क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की चेंज इन सप्लाई, क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और इससे मूवमेंट होगी कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। क्लियर हो गया, क्योंकि प्राइस की वजह से प्राइस चेंज हो रहा है। अब क्या ये बताएगा कि सर अगर प्राइस 10 था बाद में 20 हो गया और क्वांटिटी पहले 100 थी, अब क्वांटिटी कितनी होगी, ये बता रहा है क्या कि प्राइस तो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया ना, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, मतलब 100 से ऊपर जाएगी, लेकिन कितनी होगी ये तो नहीं बताता। ये सिर्फ ये बताता है कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ती है, पर कितनी बढ़ती है ये नहीं बताता। ये कौन बताता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये बताता है कि कितनी इलास्टिक है। हमने पहले मार्क किया था एजम्पशन में कि ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है लॉ ऑफ सप्लाई। ये बताता है कितना सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा, बता देगा आपको। एक्सपेंशन है कंट्रैक्शन है बता देगा आपको, पर कितना एक्सपेंशन है, कितनी बढ़ गई, वो नंबर, वो प्रोपोर्शन, वो रेशियो, वो परसेंटेज, एग्जैक्ट सप्लाई ये नहीं बताता। वो कौन बताता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अपनी बुक में मार्क करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी बहुत तरह की होती है, कॉलेज में आएगी क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, फिलहाल आपके पास आएगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। डेफिनेशन बात करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। ये जो वर्ड है रिस्पॉन्सिवनेस, ये आपकी डेफिनेशन में हाईलाइट होना चाहिए। डेफिनेशन एज इट इज बुक वाली चाहिए मैम को। रिस्पॉन्सिवनेस की कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हो आप, कौन रिस्पॉन्ड करेगा, सप्लाई। कितना सप्लाई रिस्पॉन्ड कर रही है किस पे, विद रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस। कि अगर प्राइस 10 से 20 हो गया और क्वांटिटी 100 से 180 हो गई, तो इसने कितना रिस्पॉन्ड किया, 10 रुपए का, और इसने कितना रिस्पॉन्ड किया, 80 रुपीज का। तो डेफिनेशन दोबारा से पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई। ये देखो ये रही 80 रुपए की सप्लाई रिस्पॉन्ड कर रही है 10 रुपए के प्राइस के चेंज से। समझ आया, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई विद रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस। जो डेफिनेशन है वैसी वैसी, चेंज इन प्राइस में चेंज वर्ड डालना जरूरी है, रेफरेंस टू डालना जरूरी है, रिस्पॉन्सिवनेस डालना जरूरी है। समझ आ गया, डेफिनेशन चेंज नहीं कर सकते आप। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है परसेंटेज मेथड, एक होता है प्रोपोर्शनेट मेथड, और एक होता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब वैसे इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि सप्लाई में कितना परसेंट चेंज आ रहा है अपॉन प्राइस में कितना। अब डेफिनेशन बन गई, डिग्री, ये आ गया डिग्री, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब चेंज होता है कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी विद रेफरेंस टू प्राइस, चेंज इन प्राइस। तो कितनी सप्लाई चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। आज हम जो 3 मेथड्स हैं, परसेंटेज मेथड, ग्राफिकल मेथड और प्रोपोर्शनल मेथड, उसमें से फर्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल। जब तक अक्षर के एग्जाम्स होंगे तब तक हम सप्लाई का खत्म करा देंगे, फिर आगे स्लाइड बढ़ाएंगे। इसको का सिलेबस पीछे चल रहा है हमारा, तो हम फास्ट हो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स करते हैं। ग्राफिकल मेथड में आपको पहचानने को आएगा सबसे पहली परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। अब इलास्टिक वर्ड का मतलब क्या हुआ, जो चेंज हो
सकती है। इलास्टिक मतलब इलास्टिक की तरह चेंजेबल, फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक मतलब यहाँ पे इलास्टिक क्या है, सप्लाई की प्राइस, सप्लाई, ऊपर की सप्लाई। डेफिनेशन पढ़ लो, डेफिनेशन क्या है कि डिग्री और रिस्पांसिबिलिटी सब क्या था, सप्लाई था कि प्राइस था, सप्लाई था। तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई मतलब सप्लाई चेंज होगी कि नहीं होगी, इलास्टिक होगी, होगी, परफेक्टली मतलब हमेशा चेंज होती रहेगी। तो परफेक्टली का मतलब है कि प्राइस चाहे जो प्राइस सेम रहेगा, हर प्राइस पे सप्लाई क्या हो जाएगी, चेंज होती रहेगी। मान लो एक प्राइस कहाँ लेते हैं, एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, कहाँ लेते हैं, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस, हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड होगी, ठीक है। अगर एक प्राइस मैंने पी ले लिया, उस पे सप्लाई कब कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। अपवर्ड स्लोपिंग, पी ले लिया तो वो कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, ये पॉइंट मिल गया मेरे को। अब इलास्टिक का मतलब है कि प्राइस चेंज हो चाहे नहीं हो, प्राइस क्या रहेगा, सेम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी भी ले सकते, प्राइस चेंज करे वगैरह क्वांटिटी सप्लाइड कम भी ले सकते हो, Q3। तो ये पॉइंट आया PQ3, फिर PQ1 का ये पॉइंट आया, फिर PQ2 का ये पॉइंट आया। तो ये जो डिमांड में थी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वैसे ही चलती रही, ये सप्लाई कर्व बन गया। इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, मतलब प्राइस चेंज नहीं होगा, डिमांड चेंज, सप्लाई की चेंज होती रहेगी, प्राइस में फर्क नहीं पड़ेगा प्राइस का। ये हमने पढ़ा था अभी थोड़े दिन पहले परफेक्ट कंपटीशन में, और उसका सप्लाई कर्व भी ऐसा था। हमने जो इंडस्ट्री का बनाया था वो ऐसा बनाया था कि ये इंडस्ट्री की डिमांड, ये इंडस्ट्री की सप्लाई, फर्म इज अ प्राइस, सॉरी इंडस्ट्रियल प्राइस मेकर, तो प्राइस ये डिसाइड हुआ, फर्म इज अ प्राइस टेकर, तो ये फर्म का प्राइस सेम यहाँ तक पहुंचे, और सेम प्राइस पे यही सप्लाई कर्व था, यही डिमांड कर्व था, और यही आपका एआर नंबर था, ठीक है। तो चाहे प्राइस जितना मर्जी कर लो आप, आपकी सप्लाई चेंज हो सकती है। अब सप्लाई कहां तक जा सकती है, जितनी मर्जी बढ़ा लो, प्राइस क्या रहेगा, सप्लाई जितनी मर्जी बढ़ा लो, जितनी मर्जी कम कर लो। तो इस जगह जो आपका इलास्टिक सप्लाई आंसर आता है, इंफिनिटी मतलब जितनी मर्जी आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। मार्क कर लो, परफेक्टली इलास्टिक when there is infinite supply at a particular price, अब जितना मर्जी बढ़ा ले कम कर ले, उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। इन दिस केस पूरा बात करेंगे पैराग्राफ, the supply curve is parallel to the x axis, नीचे बॉक्स बना है, देख लो प्राइस सेम है 30, लेकिन सप्लाई बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। मतलब सप्लाई के चेंज को यहाँ चेंज हो रही है, ऊपर चेंज हो रही है, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा, तो जीरो हो गया चेंज, तो किसी पर डिवाइड बाय जीरो करोगे तो आंसर क्या आएगा, इंफिनिटी। मैथ्स में ये ना अपॉन में जीरो आएगा तो इंफिनिटी आएगा। दिस वाज योर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। कोई डाउट इसमें, आगे बढ़े, अगला पढ़ेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई नंबर 2, परफेक्टली इन सप्लाई। ठीक है जी। अब इन इलास्टिक देखो, सप्लाई क्या के वर्ड क्या है, मतलब सप्लाई चेंज, इलास्टिक का मतलब है चेंज होना, चेंज नहीं होगी। मतलब जब प्राइस P था तो सप्लाई मान लो Q थी, ये पॉइंट आ गया। अब सप्लाई क्या करनी है, चेंज, तो प्राइस अगर मैंने बढ़ा दिया तो भी सप्लाई यही रहेगी, और प्राइस अगर मैंने घटा दिया तो भी सप्लाई यही रहेगी। यहाँ प्राइस सेम था ना, सप्लाई बदल गई, यहाँ सप्लाई इनइलास्टिक के चेंज होकर प्राइस बदलता है। ये आपका सप्लाई कर्व आ गया। अगर प्राइस दिया है तो क्वांटिटी इतनी रहेगी, प्राइस बढ़ा दो तब भी क्वांटिटी इतनी, प्राइस घटा दो तब भी क्वांटिटी, मतलब प्राइस बढ़ने से या कम होने से इसकी सप्लाई में फर्क नहीं आ रहा। दैट इज प्राइस बढ़ा दिया और प्राइस घटा दिया, कोई फर्क नहीं आ रहा,
इस केस में देखो फॉर्मूला में पुट करो, सप्लाई चेंज हो रही है क्या? जीरो, जीरो है ना प्राइस। नहीं यहाँ पे ध्यान दे, तुमको बहुत फोकस करने के लिए आजकल तेरा टेंशन पढ़ाई में कम है, कहाँ सोच रहे हो? चेंज इन सप्लाई, सप्लाई चेंज हो रही है यहाँ पे, हो रही है? कहाँ हो रही है? यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, Q1 Q1 2 है, लेकिन प्राइस चेंज हो रहा है PP2 PP1, है ना? तो मतलब नीचे कुछ होगा नंबर, कुछ नंबर होगा, ऊपर तो जीरो होगी, जीरो अपॉन एनी नंबर का आंसर क्या आता है? जीरो। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमेशा क्या होगी? जीरो। इस केस में प्राइस चेंज हो रहा था, सॉरी प्राइस सेम था, क्वांटिटी बदल रही थी, प्राइस सेम मतलब प्राइस चेंज नहीं हो रहा, तो मतलब एनी नंबर अपॉन जीरो, एनी नंबर अपॉन जीरो, क्योंकि इधर प्राइस चेंज जीरो है, यहाँ पे प्राइस चेंज तो हो रहा है ना, लेकिन सप्लाई का चेंज जीरो है, जीरो अपॉन एनी नंबर। बात समझ आई? प्राइस चेंज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेकिन सप्लाई चेंज नहीं हो रही। ये समझ आया? फटाफट बुक में रीड करो, कॉपी में बनाने की जरूरत नहीं है, बुक में बना हुआ है, पर बना पाओगे एग्जाम में आएगा जब, पांचों कट्ठे नहीं आते, कोई भी आ सकता है, पर अगर आता है तो ये भी बनाओगे, ये तो बनानी है, इसके में लिखा जैसे बुक में लिखा है, साथ में शेड्यूल भी है, शेड्यूल भी है, शेड्यूल लिख पाओगे, शेड्यूल तो खुद बना लोगे, ठीक है? शेड्यूल तो सबका खुद बनाओगे, हाँ बना खुद बना सकते हो, सबका नहीं, इन दोनों का बना सकते हो, सबके में परसेंटेज का फर्क पड़ जाता है, हाई राशि में, हाँ वो परसेंटेज का फर्क पड़ जाता है, थोड़ा सा प्राइस लो चेंज करो, सप्लाई को ज्यादा चेंज करो तो बना सकते हो, मतलब वो तो थोड़ा सोचना पड़ जाएगा, कुछ भी तुक्का नहीं सुनता। अब आता है हाईली इलास्टिक सप्लाई। देखो पहले तो परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली का मतलब है कि चेंज हो रही पूरी की, परफेक्टली मतलब पूरी। अब हाईली ज्यादा चेंज होती है। अब हाईली इलास्टिक का मतलब होता है कि जो सप्लाई में चेंज आएगा वो ज्यादा होगा और प्राइस में चेंज क्या होगा? कम होगा। मतलब इलास्टिक सप्लाई, सप्लाई का चेंज प्राइस से ज्यादा होगा। तो ये जो आपका सप्लाई का होगा हाईली इलास्टिक का, वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा। कहां स्टार्ट होगा? अक्षर वाई एक्सिस से, ऐसा फ्लैटर बनाओ चाहे ना बनाओ, लेकिन वाई एक्सिस स्टार्ट करना है, ये रूल है, ठीक है? अब चेक कर लो, पहले प्राइस दे लो P। सर वैसे वाई एक्सिस से कुछ और होता है, ये तो रूल है, क्योंकि सप्लाई का आंसर तभी सही आएगा फ्लैटर के आने के बाद, क्योंकि ये जो जीरो से स्टार्ट होगा ना 40 डिग्री जाता है, 40 डिग्री जाएगा जितना प्राइस होता है क्वांटिटी, लेकिन अगर ऊपर ले जाओगे तो ये वाली चीज कम हो जाती है, ये बढ़ जाता है, अगर यहाँ पे लेके जाऊंगा तो ये कम हो जाएगी, जिसके ऊपर होगा वो कम हो जाता है। तो प्राइस इतनी प्राइस में क्वांटिटी ले रहा है, प्राइस को बढ़ा दो, इतनी क्वांटिटी लेगा। अब देखो ये प्राइस बढ़ गया और ये क्वांटिटी बढ़ गई, परसेंटेज जो प्राइस का है वो ज्यादा है कि परसेंटेज जो क्यू का है वो ज्यादा है। तो जो परसेंटेज डेल्टा का मतलब चेंज, परसेंटेज चेंज इन क्यू है वो ज्यादा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इसका मतलब हाईली इलास्टिक में हम सिर्फ परसेंटेज ही नहीं है, नॉर्मल डेल्टा की डेल्टा भी नहीं है, परसेंटेज लेते हैं क्योंकि डेल्टा की डेल्टा भी परसेंटेज से नहीं है। कभी फॉर्मूला ये नहीं है कि चेंज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन चेंज इन अपॉन में परसेंटेज निकालनी पड़ती है आपको, और ऑर्डर प्राइस लेगा। ये समझ आया? ये अपने बुक में लिख लो। और किरत ये बना के देखना चाहो तो बना के देख भी सकते हो जैसे कि आपको लगे, लेकिन अगर वाई एक्सिस से लोगे ना थोड़ा फ्लैटर बनाना, तो खुद चेक करना, आपकी कॉपी में खुद बना के देख लो, हमेशा ये कम आएगी और ये ज्यादा ही आए, बना के देख लो एक बार, कॉपी में वेट करवाऊंगा। तो परसेंटेज पी हमेशा कम आनी चाहिए। अगर आपकी परसेंटेज पी ज्यादा आ रही है ना क्यू से, देखो देख के एडमिट कर पाओगे ना, ये गैप ज्यादा है ये कम है, अगर ये उल्टा आ रहा है तो मतलब आपकी क्लियर कर दो, बनाओ ट्राई कर लो एक बार, तू भी कर ले भाई, तब पेपर है। कहाँ किया मैं सब कुछ किया हुआ है, फिर एग्जाम में बोलता मैंने नहीं किया हुआ, कर ले ट्राई, इतना काम नहीं होता। पेन लिखने से कभी आलस मत किया करो। ये बना के चेक कर बेटा। हाँ जी सर कर रहा हूँ।
एक ही रूल है, फ्लैटर बनाओ लेकिन शुरू कहाँ से करो, y एक्सिस से। चेक कर ले आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना सही, बिल्कुल सही आएंगे। अब बता, दिया है ना सही, मैं तो सीधी लाइन ही नहीं बनेगा। दिक्कत तो सीधी लाइन की है। ये तो बात है ना, इतना आसान नहीं होता। हाँ एक ले, और हाँ ये देखो सीधी लाइन ही नहीं बनती, टेढ़ी हो जाती है बार बार। मैं क्या करूँ इसमें, मेरी गलती नहीं है, थोड़ा मैंने किया। हाँ वो मैं समझ गया था ना, पेपर में बना लेता हूँ ये। हाँ देखो जरा तो फर्क है ना। वो तो मेरे को पता है। चलो लेस इलास्टिक बनाए, लेस इलास्टिक जो कर्व है एक्स एक्सिस से जाएगा और स्टीपर होगा, एक्स एक्सिस से जाएगा और स्टीपर होगा। देखो अब जो शुक्र कर लो आपका सारा सिलेबस नहीं आ रहा, वरना दिक्कत थी डिमांड का भी आता था, डिमांड के अंदर फिर मूवमेंट शिफ्ट और इलास्टिसिटी, उसके लिए 5 केस, फिर सप्लाई के मूवमेंट शिफ्ट और इलास्टिसिटी। बच्चों को सारा याद फर्स्ट में आ चुका है। अगर सारा अभी तक को देख, इसकी मूवमेंट शिफ्ट में कंफ्यूजन हो रही है, अब उसकी डिमांड की भी साथ में पकड़ ले तो कितना हो गया। अब तो तुम बहुत लकी हो। हाँ जी ये हो गया, इट इज सप्लाई कर्व व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब ध्यान से देखो, ये ले लेते हैं P, ये ले लिया, ठीक है। प्राइस को चेंज करें कुछ थोड़ा सा, ये लो P1 बना दिया। अब बताओ ज्यादा कौन सा चेंज लग रहा है आपको, P का। तो ये P का चेंज आ गया, ये इसका आ गया, चाहे इधर डालो। अब आपका परसेंटेज डेल्टा Q इज लेस देन परसेंटेज डेल्टा P कि नहीं, चेक कर लो, लेस देन है कि नहीं। ये नहीं लिखना कभी कि प्राइस ज्यादा है, ये लिखना है कि सप्लाई कम है, ये कम है लेस इलास्टिक, सप्लाई ज्यादा है सप्लाई को देखना है। पहले में क्या था, सप्लाई चेंज हो रही थी, प्राइस चेंज नहीं हो रहा, परफेक्टली इलास्टिक। सेकंड के तो सप्लाई चेंज नहीं हो रही, इनइलास्टिक। अब यार प्राइस को देखना ही नहीं है, देखना किसको है, क्वांटिटी सप्लाइड को। तो यहाँ पे परसेंटेज क्यू लेस है कि नहीं है, बना के देख लो। फिर मैं फॉर्मूला लिखवाता हूँ सर बिल्कुल सी बात है, ऑब्वियस बात है यार। अब ये देखो ना, अच्छा इसमें वो तो लिखवाना भूल गया, इसमें जो आपका आंसर था इलास्टिक सप्लाई शुड बी ग्रेटर देन 1, जो पिछला केस था, पिछला केस। हाँ देखो ना, आपने क्या लिखा कि परसेंटेज चेंज इन Q इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन P, ये लिखा था, मतलब ये ऊपर डाल दिया और ये नीचे डाल दिया इस फॉर्मूले में। तो न्यूमरेटर ज्यादा टर्म है ना, जिस भी रेशियो में न्यूमरेटर ज्यादा होता है उसका आंसर हमेशा 1 से ऊपर ही आता है, हमेशा। और इस केस में डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर आपका छोटा है, और जब भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होगा तो आंसर 0 पॉइंट कुछ आता है, मतलब इसका जो आंसर आएगा इट शुड बी इलास्टिक सप्लाई इज लेस देन 1, लेस देन क्या होगा 1। आपको एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आएगा आपको आंसर निकालना पड़ेगा, अगर 1 से ऊपर है आप लिख दोगे हाईली इलास्टिक, 1 से कम है लेस इलास्टिक, 1 आ गया तो यूनिटरी इलास्टिक, 0 आ गया तो इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इंफिनिटी आ गया तो ठीक है। अब लास्ट आपका केस है यूनिटरी इलास्टिक, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, 45 डिग्री के एंगल से बनेगा। अगर डी लेके एग्जाम बनाओगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये आपका P ले लिया और ये आपका Q हो गया, P1 से Q1, लगभग P और Q का जो गैप आएगा वो बराबर ही आएगा, बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे जो परसेंटेज डेल्टा Q इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन P, तो ED का आंसर कितना, ES का आंसर कितना आएगा 1, क्योंकि ये और ये क्या हो गया बराबर, कट गया आपस में, कट गया ना, ये भी बराबर ये बराबर हो गए, कट जाएंगे। तो ES कितना आ गया 1, बनाना बनाओ नहीं तो एग्जाम। अब लास्ट क्या है, हाईली इलास्टिक शुरू होगा y एक्सिस से, लेस इलास्टिक x एक्सिस से, और परफेक्टली सॉरी यूनिटरी इलास्टिक, इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, क्या बोलेंगे इसको, यूनिटरी। ये काम जो होगा ओरिजिन से 0 से, ठीक है, वो से। अब अगर एक ही कर्व पे सारे बनाने को आ जाए, सर इसमें रेशियो सेम होती है, क्या रेशियो, इसकी यूनिटरी की हाँ रेशियो सेम होती है, बस रेशियो परसेंटेज कुछ भी एक ही तो बात है, सेम होती है। ये और ये गैप से परसेंटेज इन Q इज इक्वल टू परसेंटेज P,
तो ये कट गया ना परसेंट, अब ये तो परसेंटेज इन ड्यू 5 है, तो ये 5 ही आएगी। वो भी 5 रहेगी। तो इसमें तो देखो दिया हुआ है 5 और 50, क्या आएगा प्राइस चेंज हो रहा है 5 से, सप्लाई चेंज हो रही है। बेटा? परसेंटेज निकालना ना, तो डेल्टा निकाल रहा है, परसेंटेज क्या करो, परसेंटेज सेम ही है तभी तो कटेगा। निकाल के देख ले, पर 5 है ना, 5/10, समझ गया? 5/10 और वो कितना है 50/100, हाफ हाफ आ गया। नाउ अगर एक ही में सारे बनाने को आ जाए, ये क्या हो गया, यूनिटरी इलास्टिक, ऐसे ही होगा ना। और ये कैसा हुआ, एक में, हाँ ये तो करो, ये क्या हुआ, लेस इलास्टिक, ये क्या हुआ, हाईली इलास्टिक, ये क्या हुआ, परफेक्टली परफेक्टली इलास्टिक, ये क्या हुआ, परफेक्टली इन इलास्टिक। ये पीछे फिगर बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि सर आपने ओरिजिन से पास किया इस कर्व को, तो आपने बोला ओरिजिन से पास होगा यूनिट इलास्टिक होगा, तो क्या जितने भी कर्व ओरिजिन से पास होते हैं वो यूनिट इलास्टिक होंगे कि नहीं? तो आंसर है यस। जितने मर्जी कर्व बना लो ऐसा, फ्लैटर, स्टीपर, सबकी इलास्टिसिटी क्या होगी? ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है और ये 1 के इक्वल। बात कर लो, all the supply curves which pass through the origin are unitary elastic। सबका आंसर सेम ही। क्या फ्लैटर कर्व मोर इलास्टिक है एट एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? तो आंसर है यस, फ्लैटर कर्व इज मोर इलास्टिक एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्टीपर एंड फ्लैटर। फ्लैटर कर्व में ज्यादा इलास्टिक होता है। क्यों? जो फ्लैटर कर्व होगा ना, फोटो बनी बुक में, चेक करो फ्लैटर की, फ्लैटर कर्व चेक करो बुक में, y की तरफ, y एक्सिस की तरफ जा रहा है, और स्टीपर कर्व s x एक्सिस की तरफ जा रहा है। चेक करो जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो जो y की तरफ जाएगा वो मोर इलास्टिक होगा, जस्ट वैसे सिंपल सी बात है। फ्लैटर होगा तो वैसे ही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, ये शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड है, ये आपका वैसे तो सिलेबस है या नहीं मेरे को नहीं पता, मैं कोई कराता नहीं, उसको रीड कर लेना प्लीज। ठीक है, शॉर्ट पीरियड रीड करके जाना, लेकिन कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, कोई लाइटली मत लिया करो चीजों को। ठीक है, अब आते हैं सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड खत्म हो गया, सेकंड मेथड का हेडिंग डाल लो, कॉपी निकाल लो, लिखो हेडिंग प्रोपोर्शनेट मेथड। फर्स्ट मेथड हो चुका है, अब सेकंड मेथड पे आएंगे।